चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग सहज माने गए थे ग्राफ का कॉपी लेकर आइएगा, क्योंकि 3.1 ठीक है, 3.1। अब मैथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ में हम लोग ग्राफ में क्या 3.1 ठीक ना, 3.1 निकालिए पहला क्वेश्चन। सभी लोग क्वेश्चन देखिए, सभी लोग क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, निश्चित ही पुत्री कह रहा है तो उसकी बेटी ही होगी। आफ्ताब उसका क्या होगा? पिता होगा। पिता कह नहीं रहा है, लेकिन उसका रिलेशन हम निकाल दिए कि आफ्ताब अपने पुत्री से कह रहा है, इसका मतलब अपने बेटी से कह रहा है। तो कोई अपने बेटी से कहेगा, इसका मतलब वो क्या है? उसका बाप है, फादर है, पिता, ठीक है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 साल पहले, नहीं होता कभी कभी जान जाओ बच्चों, इतना दिन पहले। उसी तरह आफ्ताब कह रहे अपनी बेटी से कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 साल पहले यानी पास्ट में ले गया, अभी था कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो बेटी भाई ठीक है, मान गए 7 गुना थे आप। और क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, आफ्ताब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष यानी आज से। अब से का मतलब आज से, हाँ ठीक है। अब से का मतलब ही नहीं कि तिथि लिखे 3 है, अब से ना, वो वाला अब से नहीं। अब से मतलब अभी से, आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम जो आज उम्र हो रहा है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊं। इन दोनों स्थितियों को बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। यानी इसमें 2 तरह का क्वेश्चन है। पहले तुमको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, फिर तुमको बताओ बीजगणितीय रूप का मतलब समझ रहे हो? हाँ, समीकरण में ना हल नहीं करना है, केवल समीकरण में बदलना है। हल कहेगा तभी हल निकालेंगे, नहीं कहता कि समीकरण को हल करें तब हम हल करते। तो कह रहे कि केवल बीजगणितीय रूपों में तथा ज्यामितीय रूपों में। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले इस कथन से समीकरण बनाना है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। सबसे पहले हम 2 चर वाला क्या बनाएंगे? रैखिक समीकरण। और जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा, ठीक है, तब उस समीकरण से हमको क्या खींचना है? ग्राफ खींचना है, आलेख खींचना है। तब उस समीकरण से क्या खींचना है? समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है, लेकिन इसमें है क्वेश्चन 2। कैसे? तो पहले तो हमको बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करना है, इसका मतलब समीकरण बनाना है। तो कथन से हम समीकरण बनाएंगे, और जब हमारा समीकरण आ जाएगा, उस समीकरण से हमको क्या खींचना है? ग्राफ, आलेख। क्योंकि समीकरण जब तक से पता नहीं होगा तब तक से हम लोग ग्राफ नहीं खींच सकते। यानी कि अगर नहीं भी कहता, अगर क्वेश्चन में नहीं भी कहता कि बीजगणितीय रूपों में व्यक्त करें, तो भी हम पहले क्या करते? समीकरण बनाते, पहले समीकरण निकालते और तब उसका ग्राफ खींचते। तो चलिए ध्यान दीजिए, जब भी आप लोग को जब भी कभी आयु का सवाल मिले, ध्यान से सुनना। यह जो बता रहे हैं, समझ लो कि एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तरीका बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आयु से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए, ठीक है, तो उसमें ये नियम क्या होगा? लागू हो सकता है। ठीक है, न कि केवल इसी नियम के बाद इसी सवाल के लिए बता रहे हैं। तुम लोग क्या करते हैं कि किसी एक सवाल को समझता है, तरीका को नहीं।
तरीका को समझो, तब उस पर तुम्हारा बहुत सारा सवाल। तो हम कह रहे हैं कि जब भी तुमको आयु का सवाल मिल जाए, एज का सवाल मिल जाए, उम्र का सवाल मिल जाए, ठीक है, और उम्र कैसे भी हो, मित्र का उम्र हो, भाई बहन का उम्र हो, पिता पुत्र का हो, पिता पुत्री का हो, माता का हो, यानी कि आयु हो, किसी का हो, रिलेशन कैसा भी हो, रिलेशन यहाँ पर मायने उम्र रखता है। मायने क्या रखता है? उम्र रखता है, आयु रखता है। यहाँ पर कौन क्या लगता है, मामा फूफा चाचा, इससे मतलब नहीं है। भाई बहन है कि दोस्त है, मित्र है, ए है, बी है, क्या है, इससे मतलब नहीं। हमको यहाँ आयु से मतलब है। तो जब भी आयु का सवाल हो, जब भी आयु का सवाल हो, उम्र का सवाल हो, तो सबसे पहले आप वर्तमान उम्र मानिएगा। कौन सा उम्र? वर्तमान उम्र। क्योंकि आयु के सवाल में वर्तमान उम्र का बहुत बड़ा रोल होता है। आयु के सवाल में वर्तमान आयु का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम तुम लोगों से ये कहें कि बताओ हमारा उम्र 10 साल बाद कितना होगा, कौन कौन बताएगा? बताओ। आज की उम्र से 10 साल बाद पे जोड़ दीजिए। नहीं तो बताओ कितना होगा? कितना है? x पूछा ना कि कितना है, यानी आप पहले जानने का कोशिश किया कि सर पहले अपना उम्र बताइए, यानी हम बैठो यही समझाना चाह रहे थे कि हमारा उम्र, ठीक है गिरा, तो हमारा उम्र सही है, ठीक है, चलो हमारा जो उम्र है, ठीक है, अब से 10 वर्ष बाद कितना होगा तुम लोग नहीं बता सकते हो। कोई है इसमें जो बता दे? ज्योतिष शास्त्री कोई ऐसा? कोई नहीं। हाँ, जब ही कहेंगे कि हमारा उम्र बताओ 10 साल बाद कितना होगा, 5 साल बाद कितना होगा, 2 साल बाद कितना होगा, 4 साल बाद कितना होगा, 2 साल पहले कितना था, 4 साल पहले कितना था, तो तुम्हारे मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि सर पहले अपना वर्तमान उम्र। तो वही तो हम समझा रहे हैं कि आयु का कोई भी सवाल हो, आयु का कोई भी सवाल हो, अगर तुम वर्तमान उम्र मान लोगे तो तुमको सवाल बनाने में बहुत क्या होगा, आसानी नहीं। तो हम बता दे रहे हैं कि हमारा उम्र 34 साल है, तो बताओ तो 10 वर्ष बाद इतना आसानी से बता दिया। क्या किए हो? वर्तमान उम्र में 10 जोड़ दिए हो। यही कहेंगे कि 5 साल पहले बताओ हमारा उम्र कितना था, 29, यानी कि वर्तमान में से 5 क्या कर दिए हो, हटा दिए हो। बात समझ में आ रहा है क्या चीज बता रहे हैं? हाँ, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो कि आयु का कोई भी सवाल होगा, आयु का कोई भी सवाल होगा ऐसे समीकरण वाला ना, जिसमें हमको उम्र निकालना हो कि उनका उम्र कितना होगा, तो हमेशा कौन सा उम्र मानना है? अगर वर्तमान उम्र दिया है तो अच्छा बात है, अगर नहीं दिया है तो तुमको क्या करना होगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में यही पूछता है कि उनका वर्तमान उम्र ज्ञात करें, ये नहीं पूछता है कि 5 साल बाद उनका उम्र क्या होगा, क्योंकि जानता है कि जो लड़का वर्तमान उम्र निकाल देगा वो 5 साल बाद वाला भी उम्र निकाल देगा। इसलिए वो क्वेश्चन में कभी अपवाद में ही दे सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में तुमको यही मिलेगा कि उनका वर्तमान उम्र ज्ञात करो। आताव का वर्तमान उम्र कितना होगा, पुत्री का वर्तमान उम्र कितना होगा, कालू का वर्तमान उम्र कितना होगा, पिता का वर्तमान उम्र कितना होगा, सोनू का वर्तमान उम्र कितना होगा, नूरी का वर्तमान उम्र कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि वह जान गया कि जो लड़का वर्तमान उम्र निकालने की क्षमता रखता है 5 साल आगे पीछे नहीं बता देगा, तो मेन तो वर्तमान है ना। तो इसीलिए हम बार बार कर रहे हैं, फिर से अपनी बातों को रिपीट कर रहे हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन में आयु निकालना हो, उम्र निकालना हो किसी व्यक्ति का, ठीक है, तो समझ लो कि सबसे पहले तुम्हारे लिए जरूरी है कि उसका कौन सा उम्र पता लगा, क्योंकि किसी व्यक्ति का तुम वर्तमान उम्र यदि निकाल लोगे, किसी भी व्यक्ति के यदि तुम वर्तमान उम्र निकाल लोगे तो उसके पीछे का भी उम्र निकाल सकते हो, उसके आगे का भी उम्र निकाल सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो बार बार हम यही कहते हैं कि जब भी ऐसा आयु का सवाल हो तो हमेशा कौन सा उम्र निकालना, वर्तमान उम्र। इसमें वर्तमान उम्र दिया है, आपका कितना है, पुत्री का कितना है दिया है, तो मानेंगे ना। ध्यान दो, यहाँ पर 2 व्यक्तियों का चर्चा है, एक अवताव का चर्चा है, पुत्री का चर्चा है। अवताव का हम अलग मानेंगे और पुत्री का अलग मानेंगे, क्योंकि कभी ऐसा विश्व में हो नहीं सकता है, ना कभी होगा कि पिता और पुत्र का उम्र बराबर हो जाए, होगा? पिता और पुत्र का उम्र बराबर कभी हो सकता है? साथ साथ कहाँ से संभव है जी? कभी संभव नहीं, ठीक है। तो हमेशा पुत्र बड़ा होगा और पुत्री बेटा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो
नहीं, पिता बड़ा होगा। पिता बड़ा होगा। और पिता क्या होगा? बड़ा होगा। और पुत्र या पुत्री छोटा होगा। ठीक है, हमेशा पुत्र छोटा होगा और पिता बड़ा। इसका मतलब कि दोनों का उम्र अलग अलग होगा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि दोनों का उम्र, जब दोनों का उम्र अलग अलग होगा तो एक ही 84 से काम चलेगा? हमको 2 4 मानना होगा। तो हम अवतार के लिए मानेंगे क्या? 1 वर्ष, और उसके पुत्री के लिए अलग उम्र मान लिए। अवतार 100 साल का है, उसकी पुत्री 22 साल की है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर पहला 3.1 दिखाई दे रहा है ना? माना कि आफ्ताब का, हाल नहीं जी, केवल सुनते रहो देखते रहो। माना कि आफ्ताब का वर्तमान, माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र बराबर कितना? 100 वर्ष। आप पुत्री का तथा पुत्री का वर्तमान उम्र बराबर 22 वर्ष। पुत्री का वर्तमान उम्र बराबर, ठीक ना? अब यहाँ से हमारा सवाल बनना चालू हुआ। हमने मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया क्या कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र कितना है? आफ्ताब का वर्तमान उम्र 100 वर्ष है, और उसके पुत्री का वर्तमान उम्र 22 वर्ष है। ठीक है, आफ्ताब एक्स और पुत्री। अब अकॉर्डिंग टू, ये था अकॉर्डिंग टू विकास सर, हमने अपने मन से किया। ये क्वेश्चन नहीं कर रहा था कि तू मान लो, कर रहा था। हमने सवाल को बनाने के लिए हम अपने से तैयारी किए। ठीक है, कोई कहेगा कि खाना में ये चीज बनाओ, तो कहेगा कि पहले चूल्हा जलाना, माचिस से ऐसे करना, कि तुम पहले तैयारी करोगे। ये हमने पहले से तैयारी कर लिया, क्योंकि हमको इस सवाल को क्या करना है? हल करना है। आफ्ताब का वर्तमान उम्र एक्स मान लिया, पुत्री का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी हिसाब से क्या करेंगे, चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर 7 साल पहले, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले। एगो मतलब पहले, आफ्टर मतलब, ठीक ना? तो इंग्लिश मीडियम वाला लड़का यही लिखेगा 7 ईयर एगो। हम लोग बोले बाप रे बाप, का कुछ नहीं, तुम्हारा ही सवाल इंग्लिश में बना रहा है, क्योंकि तुम हिंदी भाषा जानते हो, इंग्लिश में जानता है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि इंग्लिश जाना तो बहुत प्रकांड विद्वान है। कुछ नहीं है, वह एक भाषा इंग्लिश जान रहा है। उसको इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, पसंद है, उसको लिखने इंग्लिश में आता है। हम लोग को इंग्लिश में लिखने नहीं आता है, क्योंकि अभी हम लोग सीखे नहीं है। तो ऐसा कभी मत सोचना कि जो लड़का इंग्लिश बोल रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, क्या है, काफी हाँ तेज। तुम हो सकता है तुम उससे कहीं ज्यादा तेज हो सकते हो हिंदी, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास हिंदी भाषा का ज्ञान है, उसके पास इंग्लिश भाषा का ज्ञान है। तो बस वही लिखेगा 7 ईयर एगो लिखेगा, तुम लिखेगा 7 साल। सवाल तो वही बना रहा है, उसको भी 5 नंबर मिलेगा, तुमको भी। ऐसा थोड़ा इंग्लिश में 30 नंबर मिल जाएगा ना, 5 नंबर मिलेगा। हाँ, लेकिन उसका भाषा जो हो गया, ऐसा अपने दिमाग में कभी मत लाना। हाँ, लेकिन आने वाले समय में इस भाषा को सीखना अब क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले समय में भोजपुरी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। हो सकता है हिंदी रह जाए, आने वाले समय में इंग्लिश नहीं रह जाए। ये तो परिवर्तन होते रहेगा, इसलिए उसको सीखना क्या है, जरूरी है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश पढ़ने से हम तेज होंगे, इंग्लिश पढ़ने से तुम तेज नहीं हो। तुम कुछ सीखोगे, जानोगे, तब क्या होगे, चाहे तुम किसी भी भाषा में जानो। ठीक है, भाषा यहाँ किसी के तेज और भोला होने का कारण नहीं है, ये हमारा दिमाग निर्भर करता है। तो 7 साल पहले बताओ कि 7 साल पहले आफ्ताब का उम्र उतना ही होगा कि कुछ कम होगा? कम होगा। 7 साल पहले आफ्ताब का उम्र बराबर 1 - 7। बताओ, अगर 7 साल पहले आफ्ताब का उम्र 1 - 7 होगा, तो उसकी पुत्री रुकी रहेगी कि पुत्री का भी उम्र कम होगा? तो पुत्री का उम्र कितना हो जाएगा, -7। बात समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है, किसी को डाउट है?
कि 7 साल पहले जब हम उम्र निकालेंगे तो दोनों का ना निकालेंगे, तब ना तुलना करके देखेंगे। तो 7 साल पहले आफ्ताब का उम्र होगा x माइनस, क्योंकि वर्तमान उम्र में 7 घटाना। अभी तो यही सिखाए हैं कि हमारा उम्र 34 है, तो 7 साल पहले कितना होगा, घटाए हो, बाल गए हैं तो जोड़े हो। तो उसी तरह से समझो कि 7 साल पहले आफ्ताब का उम्र कितना होगा। तो आज के डेट में 7 घटाओगे ना, आज के डेट में उम्र क्या है, 7 साल पहले जाओगे तो क्या होगा। आप पुत्री का भी निकाल लो 7 साल पहले, y माइनस 7। अब कह रहा है ये आफ्ताब है, ये उसकी पुत्री है। आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से कि 7 साल पहले हमारा उम्र, 7 साल पहले हमारा उम्र तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। 7 साल पहले हमारा उम्र तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। अब हमको ये बताओ कि हम बीच में बराबर का चिन्ह लिए हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर समीकरण बनाना है। हमको क्या बनाना है, समीकरण का निर्माण तभी होगा जब बीच में क्या होगा, बराबर। क्योंकि दो पक्ष होगा तभी तो समीकरण बनेगा, एक पक्ष से समीकरण। ठीक है, तो समीकरण पर बैठाने के लिए हमको यहाँ बराबर देना है। बताओ कि जो हम बराबर अभी दिए हैं इस स्थिति में क्या हमारा बराबर दिया हुआ सही है, नहीं है, क्योंकि ये तो 7 साल ज्यादा है। तो जब ये 7 साल ज्यादा है तो तुम बराबर दे दियो, तो क्या तुम्हारा बराबर सही है, नहीं, अनबैलेंस है। अब तुमको बैलेंस करना है, बराबर देना है। बताओ 7 से गुणा किधर होगा, इधर होगा, 7 से गुणा इधर होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक तराजू हो गया, तराजू में एक तरफ 100 ग्राम का वाट है, एक तरफ 70 ग्राम का वाट है, तो बताओ तुम्हारा तराजू बराबर होगा। तो बताओ बराबर करने के लिए किधर वाट रखेगा, 70 में 30 जोड़ेगा, तब ना बराबर होगा। अब यहाँ पर लड़कों को ये समझ में आता है कि सर हमको बुलवा रहे हैं, 7 गुना ये है, गुणा 3 है, इसमें हमको भी समझ में आ रहा है कि 7 गुना है, लेकिन जब उधर 7 से गुणा करेंगे तो बराबर थोड़े होगा। हमको बैलेंस करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो इसलिए 7 गुना ये है, इससे 7 गुना ये है। पुत्र जो है अपने, नहीं, पिता जो है अपनी पुत्री से 7 गुना ज्यादा है। हमको बराबर करके एक समीकरण में बैठाना है, तो 7 से गुणा किधर करेंगे, पुत्री में। हमेशा याद रखना ना, यहीं पर बहुत सारे लड़कों को क्या होता है, समझ में नहीं आता 7 गुणा कर है तो उधर 7 से, तो उधर तुम 7 से गुणा कर देगा, सही है, लेकिन तुम्हारा समीकरण बराबर नहीं होगा। हमको बराबर करना है, बैलेंस करना है, तो 7 इधर में गुणा करेंगे, अब हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो इसी को सरल करते हैं, x माइनस 7 उतार दो, बताओ y माइनस 7 में गुणा होगा 7 से, दोनों में होगा। 7 में y से गुणा होगा तो 7 में हो गया। अब हम समीकरण बनाना चाहते हैं, तो चर वाले को एक तरफ करेंगे, अचर वाले को एक तरफ, चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ। ठीक है, अब ध्यान, तो हम x को यहीं छोड़ देते हैं, प्लस 7y बराबर किधर रहेगा, -49 हमारा यही रहेगा, -7 इधर रहेगा। देखो चर एक तरफ, ये दोनों अचर हैं और ये दोनों चर हैं, तो चर एक तरफ हो गया अचर। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं, x माइनस 7y ज्यों का 49 में से 7 घटेगा, बड़ा कौन है, 49 के पहले माइनस है, तो क्योंकि घटाव में हमेशा बड़ा अंक का चिन्ह लिखा जाता है। तो एक समीकरण आ गया, एक कथन से एक समीकरण आ गया, अभी केवल एक समीकरण आया। ठीक है, और दूसरा कथन से हमको कौन सा समीकरण मिलेगा, तो दूसरा कथन क्या कह रहा है बताओ, 3 वर्ष बाद, यानी आफ्टर 3 ईयर, 3 वर्ष बाद, बताओ 3 वर्ष बाद आफ्ताब रुका रहेगा कि बढ़ेगा, तो 3 वर्ष बाद बताओ आफ्ताब का उम्र कितना होगा, x प्लस 3 वर्ष होगा। चलो ठीक है, आप पुत्री का भी उम्र बढ़ेगा ना, y प्लस, ऐसा नहीं ना है कहने के बेटी तुम रुके हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, लंबाई बराबर हो सकता है लेकिन उम्र बराबर नहीं हो सकता है। तो 3 साल बाद पिता का भी उम्र बढ़ेगा, 3 साल बाद पुत्री का भी हो जा रहा है जी। तो आफ्ताब का उम्र हो गया x प्लस 3, आप पुत्री का उम्र हो गया y प्लस 3,
क्यों बाद कह रहा है, तो बाद में जोड़ते हैं पहले में, बाद में उम्र जोड़ा जाता है पहले में उम्र, बाद में उम्र जोड़ा जाता है पहले में उम्र। देखो पहले कह रहा था तो घटाए थे, बाद कह रहा है तो हो गया। तो 3 वर्ष बाद हम दोनों का उम्र निकाल दिए, आज जब उम्र निकाल दिए अब कथन पर जाएंगे। तो कथन हमारा क्या कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है, ये आफ्ताब है, ये उसकी बेटी है, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मेरा उम्र तुम्हारे उम्र का तिगुना हो जाएगा। ये तिगुना हो गया, हो नहीं जाएगा, ये तिगुना हो गया। अब बताओ हम बराबर दिए हैं, क्या सही है? कब सही होगा, जब y प्लस 3 में 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आफ्ताब का उम्र, ये हो गया पृथ्वी। अब दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये 3 गुना ज्यादा था, ये 3 गुना ज्यादा था, अब इधर 3 से गुणा कर दिए तो दोनों बराबर हो गए। अब इसी को सरल करो, x प्लस, अब गुणा करो 3y या 3 के, फिर एक्स वाई को एक तरफ लाएंगे, x अब प्लस 3 इधर आएगा, 9 जेब करते हैं प्लस 3 इधर आएगा, बताओ x माइनस बराबर हटा दो, ये तुम्हारा समझ में आया। जल्दी से इतना उतारो ग्राफ के कॉपी पर कॉलम से, अपने ग्राफ वाले कॉपी पर जिधर रोलदार पेज है हिंदी वाला उधर कलम से उतारो। इस प्रकार उतारना कि अभी जगह नीचे बचा रहे, अभी और हल करना है, ठीक है। नहीं तो क्या करो कि अपने कॉपी को आधा पर से मोड़ दो, आधा इसको उतार लो, आधा जगह छोड़ दो, नहीं तो अभी नीचे जगह चाहिए। इस प्रकार उतारना है कि नीचे जगह चाहिए, हमको सरल करना है। अभी तो बीजगणितीय रूप हुआ, अभी तो बीज, अभी तो हमको समीकरण लाए, यानी इस क्वेश्चन को बीजगणितीय रूप में बदल दिए। एक पार्ट हमारा हो गया, इस क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, ठीक है। चलो अब नीचे जगह थोड़ा सा छोड़ना ना, हो जाएगा उतना। हाँ चलो हम कहें उतारने के लिए, चलो नहीं तो हो जाएगा, जितना बचा उतना ही हो जाएगा। हम तो यह नहीं कहें कि उतारो भाई, लेकिन तुम लोग अपने से उतारने लगे हो, क्योंकि अभी हम बोलने वाले थे, हम तो सोचे कि तुम लोग समझ रहे हो। क्योंकि परीक्षा में एक ही ग्राफ का पेज मिलेगा, उसी में सब कुछ काम किया, उसी में करना है, समीकरण को भी हल करना है, ग्राफ भी बनाना है, तभी हमारा बीजगणितीय रूप हुआ। अब इसको ग्राफ में बदलने के लिए कुछ और मान निकालना होगा, तब ग्राफ नीचे वहाँ एक ही ग्राफ आएगा 5 नंबर का, मैट्रिक में ग्राफ आएगा तो एक ही आएगा 5 नंबर का। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। वही आ सकता है, लेकिन एक ही है, वही आएगा लेकिन एक ही आएगा। अभी आज तक तोरण नहीं पूछा है शायद, अच्छा तोरण पूछा भी होगा हाथों में एक और डाल दिया होगा, तोरण तुम नहीं पढ़े हो। कहाँ चला गया था तोरण? हाँ उधर गया, उधर वाला मिटा दें, उस साइड वाला इधर का भी नहीं।
मिटा देते हैं। अब अब देखिए, एक बार समीकरण 1 लेकर चलना है, एक बार समीकरण 2 लेकर चलना है। बताइए, ऐसा आयु का सवाल फिर कभी मिलेगा तो बन जाएगा। हाँ, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा किताब में है। हाँ, ध्यान दो, पहले हम समीकरण 1 लेकर चलेंगे, ठीक है। अभी उतारना मत, पहले समझ लो ना, तो फिर कहीं गड़बड़ हो जाएगा। समीकरण 1 से समीकरण 1 दिया हुआ है x माइनस 7y बराबर माइनस। अब देखो करना क्या है, यहाँ पर किसी एक चर राशि को इधर लाना है, किसी एक को, या तो x को या तो हम y को ला लेते हैं, ज्यादा आसान होगा। ठीक है, तो देखो x को यहीं छोड़ देते हैं, माइनस 42 उतार दो, माइनस 7y इधर आएगा, चिन्ह बदल जाएगा प्लस 7। और तुमको करना क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर जगह का अभाव है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में बताना होगा ना। अब यहाँ पर एक सारणी बनाना है, x और y के मानों का क्या बनाना है, एक सारणी बनाना है, ठीक है। x और y के मान का एक सारणी तैयार करना है, इंडेक्स बनाना है। और देखो सारणी में करना क्या है, इधर जो चर राशि होगा उस चर राशि का मान अपने से ले, इधर अगर x होगा अपने से रखना है, अगर इधर y होगा तो y का मान अपने से, बोलो y का मान अपने से क्या लेकर चले, कोई भी लेकर चल सकते हैं। ध्यान दो, अगर हम y का मान 0 रखेंगे, सपोज दैट, थोड़ा सा मान लो, अगर यहाँ पर अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो बोलो क्या होगा, 7 गुणे 0, 0 में 42 जोड़ेंगे, बहुत बड़ा मान हो गया। तो ग्राफ बनाते समय यह भी दिमाग में रखना है कि हमारा जो ग्राफ हो, हालांकि किसी भी अंक पर बन जाएगा, लेकिन 10 के आसपास में मान रहे तो क्या होगा, आसानी। ठीक है, तो बताओ 42 बहुत ज्यादा अंतर हो जा रहा है, एक बार 0 एक बार 42, ठीक है, 0 रख रहे हैं तो 42 आ रहा है x का मान, तो थोड़ा सा वहां पर डिफरेंस कम होना चाहिए ना। तो देखो हम 5 रखते हैं, थोड़ा सा कल्पना करो कि अगर हम y के जगह पर 5 रखते हैं तो 7 बचे, अब 42 में से 35 घटेगा, माइनस, समझ में आ रहा है। जगह का कमी है इसलिए इसको डायरेक्ट बताया जा रहा है, नहीं तो अगर जगह रहता तो हम लिखते कि यदि y बराबर 5 तो लिखते x बराबर मान निकालते हैं ना। लेकिन अब तुम लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट समझना होगा कि अगर हम यहाँ y का मान 5 रखते हैं, हालांकि समीकरण में तुम लोग मान रखना तो सीख गए हो कि y का मान समीकरण में रखने पर, 2 में रखने पर, 3 में रखने पर कैसे रखते थे, तो y की जगह पर कोई भी मान अपने से लेकर चलना है। फायदा यह है कि अपने से, अपने मन मुताबिक जो हमको सस्ता लगे, हल्का लगे, आसानी लगे वही मान रखते हैं। अगर हम 1 रखते हैं, 0 रखते हैं तो बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, अंतर को भी ध्यान में रखना है। तो अगर हम 5 रखेंगे तो 7 बचे, क्योंकि गुणा होगा, 7 में y गुणा है, 7 y का मतलब 7 गुणे y, इसलिए y का मान जब 5 रखेंगे तो क्या होगा, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनना है, न कि जो यहाँ कर रहे हैं ऐसे इसको देखना है। बहुत सारा वही कर रहा है, जो बोल रहे हैं सुन। यहाँ अगर हम y का मान 5 रखेंगे तो 7 में 5 से गुणा होगा 35 हो जाएगा। अब माइनस 42 में 35 घटाएंगे तो 7 होगा, घटाओ में हमेशा बड़ा अंक का चिन्ह यानी माइनस का। तो कहने का मतलब ये कि y का मान अगर हम 5 रख रहे हैं इसमें 5, तो x का मान हमको क्या मिल रहा है, यहाँ माइनस का एक मान हमारा। हम y का मान यहाँ पर जानते हो 6 रखते हैं,
0 होगा क्योंकि साचक है -42 प्लस 42 और भी मान रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मान रखना जरूरी है। क्योंकि 2 बिंदुओं से एक रेखा खींचा जा सकता है, लेकिन एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत और 2 बिंदु से ठीक ना, पढ़े होगे तुम तो इसीलिए यहाँ पर कम से कम आप लोगों को कितना मान निकालना है, कम से कम 2 का मतलब कि अब 2 से कम नहीं हो सकता है, 2 से ज्यादा और भी बात तुम निकाल सकते हो, 7 रखो, 8 रखो, 9 रखो, 10 रखो, x का मान आते जाएगा, लेकिन क्या फायदा, हमको सवाल बनाने से मतलब है ना। लेकिन ये मत समझना कि 2 ही मान रखा जाता है, ऐसा संविधान में लिखा गया, इसी संविधान में लिखा कोई भी मान कितना हो मान अपने मन से रख सकते। एक समीकरण हो गया और समीकरण 2 लेकर चलेंगे। समीकरण 2 से ध्यान दो जी, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, x - 3y बराबर, x को यहीं छोड़ दो, -3y इधर आएगा तो +3y हो गया। अब एक और हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक और हम इंडेक्स सारणी तैयार करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर अब बताओ कि यहाँ पर कौन राशि है, y, जो यहाँ होगा उसी के बारे में सोचना है। तो हम y का मान लो क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। ओ भाई क्या है मन छोड़ करे, हाँ तो क्या होगा, सोचो यहाँ 1 रखेंगे तो क्या होगा, 3 में 6 9 लिख दे। अब बोलो -1 रखते हैं, बोलो 3 में -1 से गुणा होगा, 6 में से 3 घटेगा, हो गया। प्लस में भी रख सकते हो, माइनस में। इतना जल्दी से उतारो और ग्राफ खींचना है, इतना जल्दी से उतारो और ग्राफ खींचना है। कोई भी मान रखना है, प्लस में माइनस में काटा में कोई भी रखो, ग्राफ तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। लेकिन थोड़ा सा आसान अंक रखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, आसानी होगा बनाने में ग्राफ। हरिओम। चलिए ये हो गया, ये समीकरण 1 का सारणी है, ये समीकरण 2 का सारणी है। इन्हीं सारणी से ग्राफ खींचा जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ग्राफ खींचना है तो ऐसा 2 सारणी हमेशा चाहिए, तभी ग्राफ खींच सकते हैं। समीकरण से ग्राफ नहीं खींच सकते हैं। समीकरण लेकर चलिएगा, उसमें मान रखिएगा तो देखिए करना क्या है। अब अपना पेज पलटिए और अपने ग्राफ वाले हिंदी वाले पेज को पलटिए और इधर आइए, ठीक है। अब इस पर 2 अक्ष खींचिए, एक अक्ष दूसरा। ध्यान दो, एक अक्ष का परिभाषा क्या होता है, किसी तल में क्षैतिज खींची गई रेखा को एक अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज मतलब ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, किसी तल में उधर या वर्टिकल खींची गई वाई अक्ष।
तो अपने ग्राफ पर करना क्या है, आपके ग्राफ में एक मोटा लाइन होता होगा, ठीक है, मोटा लाइन, उसी मोटा लाइन पर हमेशा खींचा जाता है। तो ठीक बीचों बीच में, चूंकि आप दंडालेख नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ठीक यहाँ पर बीचों बीच में क्या खींचिए, वाई अक्ष पहले खींचिए, वाई, हाँ, ये वाई हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। इधर आप खींचिए क्या, एक्स, ये आपका क्या होगा, एक्स डैश। जहां दोनों काटते हैं वह मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, सब निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे 9 क्लास में। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। एक बीचों बीच खींचिए वाई अक्ष सीधा पेंसिल से स्केल रख करके, और दूसरा खींचिए एक्स अक्ष। ये दोनों लाइनें हमेशा मोटा लाइन, ग्राफ के मोटा लाइन जो होगा, ठीक है, आपका काफी बढ़िया है। ये भी हरा वाला, ये बीच, उस रेट पर क्या होता है कि पेंसिल बहुत अच्छा से समझ में आता है। चलिए और ध्यान दीजिए, अब जो सारणी में जो मान है उस मान को एक बार देख लीजिए कि सबसे बड़ा मान 9 है, एक्स में सबसे बड़ा, वाई में सबसे बड़ा, इसके बाद -7 है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए मूल बिंदु से जब हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो मान धनात्मक होता है, मूल बिंदु से जब हम बाईं ओर जाते हैं तो ऋणात्मक है, यानी इधर प्लस में मान बढ़ेगा, इधर माइनस में। देखिए यहाँ पर हम ऐसे निशान लगाएंगे, ऐसे निशान लगाएंगे, पेंसिल से लिखेंगे माइनस 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 माइनस। वो कहाँ पर निशान लगाना है समझ में आ रहा है ना, जहां मन तहां नहीं, जहां जहां मोटा लाइन होगा वहीं पे निशान लगाना है। इधर अब हम लिखेंगे +1 +2 3 4 5 6 7 8 9, 8 और 9, ये हमारा 9 हो गया। अब नीचे इधर देखो होगा -1 -2 -3 -4 -5, इधर तुम्हारा प्लस में 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा हो गया। हाँ तो तुम लोग 1 रखवाए हो ना, इसीलिए 9 रखा है, तो लो ना। अब 1 नहीं रखोगे तो वहाँ दूसरा मान रख दो, 0 रख दो। ये भी तरीका है कि अब तुमको इधर ज्यादा जगह चाहिए, ये वाला लाइन तुम इधर खींच सकते हो थोड़ा सा, अभी हो रहा है ना। तो उस डाटा को तुम y का मान 0 रखो, x का मान 6 आएगा। अगर किसी का नहीं हो रहा है तो यहाँ y का मान क्या रखो, 0, x का मान क्या होगा 6 हो जाएगा। नहीं बन रहा है तो लो y का मान 0 रखते हैं, x का मान देखो यहाँ 0 रखेंगे तो 3 में 0 से गुणा होगा 0, 0 में 6 जोड़ेंगे, हो गया। तो ग्राफ को भी अपना देखना है। इतना काम हो गया।
समझ में आ रहा है ना जी? हाँ, चलो पहला सारणी देखो, पहला वाला सारणी हमेशा पहले x का मान देखा जाता है तब y का। देखो x का मान -7 कहेगा तो इस पर देखेंगे, अब y कहेगा तो इस पर देखेंगे। बताओ -7 कहाँ है? यहाँ है। चलिए ये तो हो गया। अब y का मान 5 है, तो हमको एक बिंदु देना है इस जगह पर ताकि दोनों के सामने रहे। देखो होगा क्या, -7 से एक निश्चित ही मोटा लाइन गया होगा और निश्चित यहाँ से धीरे 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 कहाँ जाएंगे? ऊपर। अब जब 5 लगा के 5 के सामने यहाँ पर क्या दे देंगे? इस बिंदु को ऐसे घेर देंगे, लिख देंगे -7 कॉमा। बिंदु दे देना है, बिंदु को ऐसे गोल घेर दोगे तो पता चलेगा कि बिंदु हमारा वही है। ठीक है, -7 के ऊपर जाओगे, 5 के सामने जाकर के बिंदु दे दोगे। अब दूसरा मान देखो, पहले ही सारणी से 0 है x का मान 0 यहाँ है। अब y का मान 6 यहाँ है। तो बोलो बिंदु कहाँ देंगे? यहाँ नहीं देंगे, जब यहाँ देंगे तो 0 0 हो जाएगा। हाँ, तो 6 पर हमेशा तो यहाँ बिंदु देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, लिखेंगे 0 कॉमा, हमेशा x वाला मान पहले लिखते हैं y वाला मान। अब देखो करना क्या, ध्यान दो, इस बिंदु से अब इस बिंदु को क्या करना है? कैसे? स्केल से। अब ऐसे क्या करना, खींच देना। इस रेखा का नाम क्या है? लिखना पड़ेगा x - 7y बराबर माइनस, उसी का नहीं ग्राफ है, उसका नाम लिख दो। मिलाते समय थोड़ा सा आगे पीछे दोनों ओर बढ़ा देना है, ये नहीं एकदम बिंदु से बिंदु तक मिलाना है। हो गया, बोला जाए। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है? हाँ? नहीं दिक्कत बन रहा है। और दूसरा सारणी में जाएंगे, और दूसरा सारणी में देखो तो x का मान 6, देखो x का मान 6, y का मान 0। देखो यहाँ x का मान 6 तो y का मान 0, तो पहले x में जाएंगे 6, y का मान यही है ना, बिंदु कहाँ देंगे? 6 पर, हमेशा हम पर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे क्या? 6 कॉमा 0, 6 कॉमा x का मान पहले, y का मान बाद में, 6 कॉमा 0। दूसरा मान देखो, x का मान क्या है? सारणी में x का मान 3, y का मान देखो, x का मान 3, y का मान यहाँ है -1। नीचे आएंगे तो ऊपर, नीचे आएंगे -1 के सामने बिंदु देंगे, ध्यान दो, x का मान 3, y का मान यहाँ से हम यहाँ नीचे आके बिंदु दे देंगे, इस बिंदु का नाम लिखेंगे 3 - 1। दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ऐसे मिला दो स्केल से। इसका भी नाम लिख देंगे y बराबर 6। ये तुम्हारा ग्राफीय रूप हो गया, ये तुम्हारा ग्राफीय रूप। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, कहता है कि निम्न समीकरण को ग्राफीय विधि से हल नहीं करने के लिए कह रहा है, केवल क्या करे? ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेगा। दिखाई दे रहा है ना जी पूरा? ये जाके तुम्हारा पूरा सवाल बना 5 नंबर क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है, पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त किए, इसके बाद ग्राफीय रूप में व्यक्त किए। बोलो, किसी को डाउट है कि हो गया क्लियर?
है। अब तो दूसरा सवाल नहीं बन पाएगा, समय हो गया, पानी की जराई है। अब बायोलॉजी शुरू होगा ना, जल्दी आना। तब तक हम फिगर बना के क्या रखते हैं, रेडी। नर जनन तंत्र। समीर एक समीर तुम्हें बोला था कि चलो
समझ में नहीं आ रहा है।
Do not speak हल्ला करोगे नहीं समझाएगा बंद कर देंगे। मूत्रवाहिनी को क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। यूरेटर। यूरेटर यूरेटर। ये तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय। यह जो नली जो आ रहा है, यह नली चाहिए, इस नली को वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस। ये जो एक ग्रंथि है, इस ग्रंथि को कहा जाता है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। इस ग्रंथि को प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पुरस्थ ग्रंथि है हिंदी में। इस ग्रंथि को कहा जाता है बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको काउपर ग्लैंड भी कहा जाता है। काउपर्स, काउपर्स ग्लैंड। इधर से हो गया, चलो इधर आते हैं। ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है? टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस है। देखो ध्यान दो, इसको हम कह रहे हैं, इसको हम टेस्टिस कह रहे हैं। टेस्टिस। आइए जो लोब्यूल्स है, इसको लोब्यूल्स कहा जाता है। ऐसा ऐसा, ठीक है। 250 होता है लोब्यूल। इसमें भी 250 बनाना मुश्किल काम है, 2 4 5 बना के दिखा दिए, लेकिन 250 होता है। ये जो देख रहे गोल, ये वाला ये ऐसा ऐसा कितना होता है? ऐसा ऐसा लोब गोल गोल होता है 250। इसके अंदर देखो नली पतला पतला दिखाई दे रहा है। इस नली को कहा जाता है सेमिनीफेरस। सेमिनीफेरस टिब्यूल। टिब्यूल। सेमिनीफेरस टिब्यूल। यह जो नली है, इसको बोला जाता है ट्यूबिलाई रेक्टाई। ट्यूबिलाई रेक्टाई। यहाँ जो नलियों का एक गुच्छा बना हुआ है,
इसको रेटी टेस्टिस कहा जाता है, रेटी टेस्टिस। ठीक है, ये जो बाहर जा रहा है, ये जो बाहर जा रहा है, इसको बोला जाता है वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया। यहाँ जो ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, इसको कहा जाता है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। बता दो। यूरेथ्रा को भी कहीं दिखा ही दे, इसी को यूरेथ्रा जगह है, दिखा देते हैं। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा यही मूत्र मार्ग है, इससे हमारा पेशाब क्या होता है? जल्दी से नोट करो, साफ साफ घर से अगर तुम लोग बनाए होगे तो ऐसा ही फिगर होगा। ठीक है, ये सामने से फिगर ऐसे बनाया हुआ है, एक ऐसे पार्श्व बनाया होगा ना, एक पार्श्व, दो फिगर भारतीय ने बनाया होगा जी सर। नर जनन तंत्र का, एक पार्श्व में साइड व्यू, ठीक है, एक दूसरा फ्रंट से। ये फ्रंट वाला बना है, कोई एक समझ लो तो हो जाएगा। नर जनन तंत्र के बारे में जो भी लिखे होंगे इसी के बारे में लिखे होंगे ना, कहीं ना कहीं इसका नाम जरूर सुनाया होगा, लेकिन उसमें हिंदी भी होगा, इंग्लिश भी होगा। ठीक है, हम इंग्लिश में लिख देते हैं। बायोलॉजी इंग्लिश में ही पढ़ने में ठीक है। तो यहाँ पर डबल लाइन है। कुमांसल रचना है, ठीक है, कवर किया रहता है, जिसको किसी किसी समुदाय में काट के हटा दिया जाता है। राजा बाबू ऑपरेशन नहीं, अपने से चाकू या ब्लेड से लोग क्या करते हैं, मांस को हटा देते हैं। वो ऊपर से क्या होता है, कवर होता है, उसको फोर स्किन कहा जाता है। देखो फोर स्किन यानी कि आगे का चमड़ा, आगे का त्वचा जो उसको क्या करता है, ढक के रखता है। तो किसी किसी ने उसको काट के ऑपरेशन द्वारा हटा दिया जाता है। ठीक है, सरकम सर्जन कहा जाता है। उस फोर स्किन के हटाने की क्रिया को सरकम सर्जन कहा जाता है। सरकम क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी किसी कम्युनिटी में, किसी किसी समुदाय में जो पेनिस के बाहर जो फोर स्किन होता है, उसको काट के हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, सरकम सर्जन। सरकम सर्जन, सरकम सर्जन मैंने ऑपरेशन, सरकम मतलब उस आवरण को हटाना।
इसके कट के हटाया भी जाता है, जिसको सरकम सर्जन सर्जन का हम लिख लेना स्पेलिंग थोड़ा सा, सरकम सर्जन सर्जन यू में हम लिख लेना, कौन रिस्क लेना ये आई में इधर हो सकता है। सबका हो गया नोट? अभी तो हो नहीं पता। देखो नव जन्म तंत्र के कितने पार्ट हो गए। तो ये जो तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये हालांकि उसका पार्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो सीमेन और जो स्पर्म होता है यहीं पे आके इसी रास्ते से क्या हो जाता है, ठीक है। ये महिलाओं में अलग अलग होता है। महिलाओं में सीमेन और स्पर्म के लिए अलग नली होती है और यूरिन के लिए अलग होती है, लेकिन पुरुषों में क्या होता है, एक होता है। इसलिए इसको भी हमको क्या करना पड़ा, बनाना पड़ा। ये आपका मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर है, जहाँ पर यूरिन आकर के क्या होता है, किडनी से स्टोर होता है, जमा होता है। और जब ये आपका थैला भर जाता है तब ना बाहर हम जाकर के क्या करते हैं, निकालते हैं, उसे उत्सर्जित करते हैं समय समय पर, ठीक है। ये जो दोनों देख रहे हैं, आप लोगों को बताया गया होगा किडनी के बारे में कि किडनी का काम है रक्त को छानना। जब रक्त में क्या होते हैं, बहुत सारे गंदगियां मिली होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा रक्त होता है, जाता है किडनी में, किडनी में जाकर के फिल्टर होता है, ये सब पढ़ लिया ना। तो वहां से किडनी से क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ छान करके अलग हो जाता है। आईसी यूरेटर से क्या होता है, आकर के यूरिनरी ब्लैडर में जमा होता है, जिसको हम मूत्र कहते हैं, ठीक है। हाँ, मूत्र में जो हमारा क्या होता है, यूरिया ही होता है, ठीक है।
जो बाद में चल के क्या हो जाता है, फिर अमोनिया में, ठीक है, अमोनिया में बदल जाता है। उसी के कारण हमारे मूत्र से क्या होता है, गंध आने लगता है, क्योंकि यूरिया पुनः अमोनिया में, अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, यकृत। हाँ, यकृत आपके अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और यूरिया जाकर के क्या होता है, आपके ब्लैडर में जमा होने लगता है, जिसको हम पेशाब कहते हैं, मूत्र कहते हैं, ठीक है। आपके मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, यूरोप रोग के, ये सब पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए उसका भी फिगर यहाँ पर बनाना पड़ा। तो ये आपका मूत्राशय है, यानी यहीं पर आकर के मूत्र क्या होता है, स्टोर होता है दोनों मूत्र वाहिनियों से। यूरेटर का मतलब मूत्र वाहिनी, यूरेटर का मतलब क्या होता है, मूत्र वाहिनी, ठीक है। एक ऐसी नली जो दोनों किडनियों से ला करके मूत्र को कहाँ डालता है, यूरिनरी ब्लैडर, यानी मूत्राशय, मूत्राशय जहाँ मूत्र का आशय हो, यानी जहाँ निवास हो रहा था। हमारा मूत्र आकर के कहाँ जमा होता है जी, इसी मूत्राशय में आकर के क्या होता है, स्टोर होता है। और जब यह थैली पूरा भर जाता है तो हम समय समय पर जाकर उसे क्या करते हैं, खा लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मूत्र जो होता है मूत्राशय से एक और नली नीचे आता है, ठीक है, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को मूत्र मार्ग कहते हैं ना। इसी मूत्र मार्ग से हमारा मूत्र क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसीलिए इसका भी फिगर इसमें बनाना पड़ा। देखिए ये जो रचना देख रहे हैं, यहाँ से जो ऊपर का जो रचना देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ऊपर का जो रचना देख रहे हैं, ये हमारे पेल्विक कैविटी में होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरा उदर गुहा है, ये हमारा पूरा क्या है, उदर गुहा, ठीक है। ये स्टोमक हमारा कैविटी हो गया, ऊपर का पार्ट अलग होता है और नीचे का ध्यान दो, एब्डोमेन कहा जाता है, ध्यान दो, नीचे वाले को पेल्वी कहा जाता है, नीचे वाले को, यही पेल्वी के पास हमारा क्या होता है, मूत्राशय होता है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, मूत्राशय। चलो ध्यान दो, यहीं पे हमारा क्या होता है, ये मूत्राशय होता है, ठीक है। मूत्रवाहिनी से वहीं पे जमा होता है, शुरू होता है। मेन हम लोग को पढ़ना है नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र के कौन कौन पार्ट है, ध्यान दो, शुरू करो। देखो, कोर स्किन हो गया, यूरेथ्रा हो गया, पेनिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, बल्बो यूरेथ्रल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमिनल वेसिकल्स हो गया, ये ग्लैंड है, 3 ग्लैंड होते हैं, ठीक है, ये भी ग्लैंड है, ये भी ग्रंथि, ये भी ग्रंथि, ये भी ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ क्या करेगी, सीक्रेट करेगी, छोड़ेगी। ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ क्या करती है, ग्रंथियां, उनसे स्राव होता है, ग्रंथियों से क्या होता है, स्राव होता है। ये तीनों ग्रंथियां कोई ना कोई चीज का स्राव करती है, ठीक है। ये जो ग्रंथि आप देख रहे हैं सेमिनल वेसिकल्स, ये फ्रुक्टोज का स्राव करती है, ठीक है, फ्रुक्टोज का स्राव करती है, ताकि क्या करे, आपके स्पर्म को पोषण मिल सके, एनर्जी मिल सके, ठीक है। क्योंकि आपका स्पर्म भी क्या है, एक तरह का सेल ही है ना, उसमें जीव ना है, तो उसको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए, पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यह सेमिनल वेसिकल्स जो क्या है, ग्रंथि है, यह ग्रंथि क्या करता है, क्योंकि इसी रास्ते से देखिए, यहाँ से चला आपका स्पर्म सीमेन, इसी रास्ते से होते हुए यहाँ आया, अब यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि अब जाने वाला है यहाँ पर ना, क्योंकि फिर तो बाहर चला जाएगा। तो पहले ही रास्ते में क्या किया, उसका स्वागत कर दिया, जैसे बारातियों का स्वागत होता है ना, लोग जाकर के माला डालते हैं, ठीक है। तो जैसे ही देखो यहाँ से आपका क्या है, आपका बाराती कौन है, सीमेन और स्पर्म है। यहाँ से क्या हुए, चल दिए बारात लेकर अपना, और यहाँ से आ रहे हैं, रास्ते में उसका क्या करता है, सेमिनल वेसिकल्स स्वागत करता है, किस चीज से, फ्रुक्टोज से, लो भाई फ्रुक्टोज, लो भाई, उसको फ्रुक्टोज मिल जाता है। फिर यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होता है, और ग्रंथि होता है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। यह ग्रंथि के अंदर जाकर के घुस जाते हैं ना, यह ग्रंथि अब आगे से नहीं दिखाया गया है, पूरा कवर होता है ना, पूरा क्या होता है, पूरा कवर होता है, ठीक है। इधर केवल इधर का दिखाया है, ठीक है। यह जाकर के उसमें क्या हो जाता है, मिल जाता है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है, बहुत सारे आयन मिलते हैं, कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन,
ये जो आयन होते हैं आपके स्पर्म या सीमेन को कलर देते हैं, उसी के कारण आपका स्पर्म या सीमेन उजला रंग का होता है और उसमें थोड़ा सा गंध होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, कलर और स्मेल देता है, ठीक है। उसी के कारण आपके सीमेन में कलर भी आता है और स्मेल भी आता है। फिर यहाँ से क्या होता है, अब आपके यूरेथ्रा में मिल जाता है, आपका जो है वसा डिफरेंस आकर के यूरेथ्रा में मिल जाता है। अब यहाँ से होते हुए फिर नीचे आता है, तो नीचे एक और ग्रंथि पाई जाती है दोनों तरफ, ठीक है। नीचे एक और ग्रंथि, दो ग्रंथियां पाई जाती हैं लेफ्ट और राइट साइड में बल्ब के समान। देखो बल्बो यानी बल्ब के समान, देखो इधर भी बल्ब के समान। इनसे क्या होता है कि ल्यूब्रिकेट, एक चिपचिपा मतलब कि ना, या कहो कि एक म्यूकस नाम का क्या होता है द्रव निकलते रहता है। ये अपने से भी ध्यान दो, जब सीमेन और स्पर्म न स्रावित हो बाहर तो भी यह हमेशा क्या होता है नर जनन तंत्र में निकलते रहता है समय समय पर, ठीक है। तो यह बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक ग्रंथि है, देखो तीन ग्रंथि है, एक सेमिनल वेसिकल्स, इससे फ्रुक्टोज का स्राव होता है, ग्रंथि है तो स्राव होगा ही होगा। एक और प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, पुरस्थ ग्रंथि कहा जाता है, इससे क्या होता है कलर और स्मेल, इससे आयन निकलते हैं, कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन, ठीक है। ये आयन क्या करते हैं, कलर देते हैं, स्मेल बना देते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ से क्या होता है मिल जाता है, तो दो और ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये अपना यूरेथ्रा में ये अपना सीक्रेशन छोड़ते हैं, किस रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में, ठीक है, अच्छा है म्यूकस के रूप में, चिपचिपा। ये आकर के यहाँ पर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। हाँ जो भी हो, शुक्राशय हो हिंदी में, अब हम हिंदी में नाम नहीं जानना है, ठीक है, दिया होगा हिंदी में नाम शुक्राशय, हाँ ठीक है शुक्राशय हो। तो कौन कौन पार्ट देख लिए, 4 स्किन होता है, ठीक है। ये आपका देखो ये आपका पेनिस है, पेनिस के बाहर क्या होता है, एक यहाँ पर कवर किया हुआ एक क्या होता है चमड़ा होता है, ठीक है, एक स्किन होता है जो फोल्ड हो सकता है। इस स्किन को क्या करते हैं किसी किसी समुदाय में काट के हटा दिया जाता है, ठीक है। उस ऑपरेशन को कहा जाता है सर्कम। किसी किसी समुदाय में जो पेनिस के ऊपर जो क्या हो जाता है कवर करने वाला जो स्किन होता है, जो फोल्ड होता है, ठीक है, उसको काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये ओपन हो जाता है खुला, तो इस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है सर्कम सर्जन कहा जाता है, ठीक है। ये आपका पेनिस है, ये आपका स्क्रोटम है, स्क्रोटम मतलब वृषण, थैली, पढ़े हैं हम लोग क्या ग्रंथि वाले में, ठीक है। वृषण को नहीं होता है कोष, वो थैली के समान क्या होता है रचना होता है, ठीक है। आप लोगों को ग्रंथि में वृषण और अंडाशय के बारे में पढ़ाया गया होगा। तो यह जो है आपका स्क्रोटम है, जो आपके पेल्विक कैविटी यानी आपके शरीर के नीचे क्या होता है एक थैली में लटक रहा होता है, उस थैली का नाम है स्क्रोटम, जिसको हिंदी में वृषण कोष, नजी वृषण कोष कहा जाता है। इस वृषण कोष के अंदर वृषण होते हैं जिसको टेस्टिस कहा जाता है। देखिए 2 अंडे के समान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिखाया गया है ना, एक इधर होता है इधर होता है, ठीक है। 2 टेस्टिस होते हैं यानी 2 वृषण होते हैं, वृषण कोष है, वृषण कोष यानी वृषण होगा उसमें। तो ये आपका टेस्टिस है, देखिए अंग्रेजी में क्या लिखे हुए है टेस्टिस, इनको वृषण कहा जाता है। ध्यान दो जी, 2 होता है अंडा के समान, एक इधर एक इधर होता है। ये जो अंडा के समान रचना दिखाई दे रहा है, ये जो अंडा के समान रचना दिखाई दे रहा है, इसी को टेस्टिस कहा जाता है। इसी में आपका स्पर्म और इसी में आपका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन बनता है यहीं पे, तब जाकर के बाहर क्या होता है आपका समय समय पर स्राव होते रहता है, लेकिन तैयार यहीं पर होता है। और कुछ देखिए कि इसमें कहाँ तैयार होता है, तो ध्यान दो टेस्टिस के अंदर, इस टेस्टिस के अंदर उधर भी एक टेस्टिस है, इधर भी एक टेस्टिस है, ध्यान से समझो, उधर भी एक देखो गोल अंडा है, इधर भी एक गोल अंडा है, इसको टेस्टिस कहा जाता है। ये बाहर से जो चमड़ा आप देख रहे हैं थैली जैसा, इसको क्या कहता है स्क्रोटम कहा जाता है, ठीक है। इसी थैली में 2 या फिर टेस्टिस लटक रहे होते हैं, इसी में स्थित होते हैं। ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल्स होते हैं, यानी इसी आकार के 250 समझिए के छोटे छोटे और अंडे होते हैं, ठीक है। लोब्यूल्स मतलब भाग,
लोब मतलब भाग होता है, हिस्सा होता है, इसमें भी 250, उसमें भी 250, प्रत्येक में 250, ना कि दोनों में मिला के 250, प्रत्येक में 250 लोब्यूल्स होते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं, लोब्यूल्स होते हैं, गोलाकार गोलाकार 250, 250 नहीं बना है, 2-4 पार्ट बना है। तो इसी लोब्यूल्स में ही बनते हैं आपके क्या, हाँ, शुक्राणु यानी स्पर्म, और आपके क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यहीं से क्या होता है, निकलता है। मेन पूछेगा तो टेस्टिस, अगर टेस्टिस नहीं किया है तो आप क्या मारिएगा, लोब्यूल्स, लोब्यूल्स भी नहीं किया है तो मारिएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्योंकि उस लोब्यूल्स के अंदर पतली पतली क्या होती है, नलिकाएं होती हैं, कुंडलित नलिकाएं होती हैं। एक लोब्यूल्स के अंदर एक नलिका भी हो सकता है, 2 नलिका भी हो सकता है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो किसी में हम 1 बनाए हैं, किसी में 2 बनाए हैं, किसी में 3 बनाए हैं। ठीक है, एक कुंडलित नलिकाएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन विकल्प पर मारने वाला है। अगर पूछेगा कि स्पर्म में चाहे सीमेन चाहे टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, तो मारिएगा टेस्टिस में, टेस्टिस नहीं है तो लोब्यूल्स में, लोब्यूल्स नहीं है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल मतलब नली होता है, सेमिनिफेरस उसका नाम है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस लोब्यूल के अंदर, इस लोब के अंदर 250 जो लोब होते हैं गोल गोल, उस लोब के अंदर और भी पतली पतली नलिकाएं होती हैं, तो 1 2 3, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, यानी 1 से 3 तक होती है। तो उन पतली पतली नलिकाओं को क्या कहा जाता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। इसी ट्यूब्यूल्स में क्या होते हैं आपके, स्पर्म सीमेन यानी टेस्टोस्टेरोन स्राव होता है। तो भाई यहाँ तो बनता है, तो इसको बाहर ले जाने वाला कोई और नली चाहिए ना, तो देखिए यहाँ से बाहर ले जाने के लिए और क्या होती है, नलिकाएं होती हैं। उन जो बाहर ले जा रही हैं, जो आपके स्पर्म और सीमेन को बाहर ले जाकर एक जगह पर मिला रही हैं, उनको क्या कहा जाता है, देखिए ट्यूबिलाई रेक्टी, ट्यूबिलाई रेक्टाई कहो। ये जो यहाँ से लेके जा रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो एक और नली लगा हुआ है, देखो इस नली को क्या कहते हैं, ट्यूबिलाई। आज जब 250 ट्यूबिलाई रेक्टाई जा करके एक स्थान पर मिलेगा तो जानते हो कितना भीड़ होगा, बहुत सारे नलिकाओं का एक गुच्छा बन जाएगा, उस गुच्छा को कहा जाता है रेटिंग टेस्टिस। यानी यहाँ से आपका सीमेन और स्पर्म यहाँ जाकर के क्या हो जाता है, बहुत सारे समूह यानी नलिकाओं में मिल जाता है। अब यहाँ से आपके स्पर्म और सीमेन को फिर बाहर निकालना, ये तो अंदर का हिस्सा हुआ, ये तो आपके टेस्टिस के अंदर हुआ ना, अंदर है तो बाहर उसको जाना है, तो वहां से और भी क्या होती है, पतली 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 पतली, और उन नलिकाओं को कहा जाता है वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया। ठीक है, ये वासा डिफरेंशिया जाकर के बाहर एक बहुत बड़ा नली बना देती है। इस बहुत बड़े डक्ट को कहा जाता है एपिडिडाइमिस। देखो सब आपस में मिल करके, सब आपस में उधर से भी देखो, सब आपस में मिलकर जो ऐसे ऐसे दिखाए है ना, यह आपका क्या है, एक डक्ट है, एक नली है, सबको आपस में क्या कर रहा है, ले रहा है। जैसे इसका ले लिया यहाँ पर, इसका ले लिया यहाँ पर, सबका क्या करता है, ले लेता है, नली बन जाता है। उस बड़े नली को क्या कहता है, एपिडिडाइमिस। ये तो यहाँ से ले लिया, सीमेन और स्पर्म यहाँ से। अब यहाँ से तो कोई एक और नली होगा ना जो आपके यूरेथ्रा में ले जाकर के मिलाए, तो देखिए यहाँ से एक और मोटा नली निकलता है, आपको लग रहा है लेकिन शरीर के अंदर पतला है। ठीक है, तो यहाँ से एक और नली निकलता है, इस नली का नाम देखिए हम उस साइड में लिखे, इधर नहीं लिखे। इस नली को जो एपिडिडाइमिस से, जो एपिडिडाइमिस में जो आपका स्पर्म और सीमेन आकर के क्या होता है, स्टोर होता है, यहाँ से कहाँ जाता है, देखिए वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है, एक नली है जो आपके यूरेटर के पीछे से आकर, आगे से नहीं उधर से आया हुआ है। जैसे हम ऐसे हो गए ना, तो हमारे पीछे से ऐसे आके लटक रहा होता है। ठीक है, तो ये पीछे से आकर के देखो, आगे से फिर यहाँ लटक रहा होता है, ये भी पीछे से आकर के ऐसे आपके जो मूत्राशय है उसके बगल से ही लटक रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब आकर के यूरेथ्रा में मिलेगा। अब यूरेथ्रा में मिलने से पहले चूंकि ये बाराती है, ठीक है, अब इसका स्वागत होगा तो कौन स्वागत करेगा, सेमिनल वेसिकल्स, एक ग्लैंड है। ठीक है, यह ग्रंथि क्या करता है, इस सीमेन और आपका जो क्या है स्पर्म है उसको फ्रूक्टोज दे देता है, कुछ पोषण दे देता है। ठीक है भाई, उतने दूर से चल के बताओ, यहाँ से चला यहाँ आया, चाहिए ना खाने पीने के लिए, उसको खाने पीने के लिए क्या दे देता है, ग्लूकोज दे देता है। ठीक है, एनर्जी दे देता है।
तो क्या होगा, लो एनर्जी में चार्ज, फिर यहाँ से चल दिया, इधर से इस स्वागत करता है, इधर से इस स्वागत। अब आकर के यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलते हैं, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलते हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड में जब अंदर आते हैं तो है ये तो स्वागत कर दिया, ठीक है। अब वो भी भाई, ये भी तो क्या करेगा, इसके घर में जा रहा है, इसके पास जा रहा है दरवाजे पर, ये भी क्या करता है, कुछ आयन द्वारा उसका स्वागत करता है, कैल्शियम आयन, फास्फेट आयन कुछ दे देता है इसमें, और भी चीजें डाल देता है, जिसके चलते क्या होता है कि आपके सीमेन और स्पर्म में क्या हो जाता है, कलर और स्मेल आ जाता है ना, एक अजीब टाइप का स्मेल होता है, और कलर उसका व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड देता है, क्योंकि ग्रंथि है तो कोई ना कोई चीज छोड़ेगा ही छोड़ेगा, तो छोड़ दिया। अब यहाँ से आकर के आपका क्या हो गया, वास डिफरेंस आपकी यूरेथ्रा में मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से धीरे धीरे आपका स्पर्म सीमेन नीचे उतरता है, यहाँ पर क्या लगा हुआ, 2 बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अब देखता है कि सब क्या कर रहा है, अंधेरा में जा रहा है, अब अपना लाइट जला देता है, और लाइट जलाता है तो क्या दे देता है, लुब्रिकेंट और म्यूकस क्या कर देता है, उसी में डाल देता है, यानी चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। यह बल्बो यूरेथ्रम जो ग्लैंड है, यह ग्लैंड क्या करता है, लुब्रिकेंट छोड़ता है, म्यूकस छोड़ता है, यह हमेशा छोड़ते रहता है, लेकिन सीमेन और स्पर्म हमेशा नहीं बनता है, खास परिस्थिति में ही बनेगा, लेकिन ये आपका जो है बल्बो यूरेथ्रम क्या होता है, हमेशा निकलते रहता है, ठीक है। अब यहाँ से आकर के आपकी यूरेथ्रा में आपके मूत्र मार्ग में मिल जाता है, और यहाँ से होते हुए आपके पेनिस से होते हुए बाहर, इस तरह से आपका नवजन्म क्या होता है, समझ में। हाँ, वो शुक्राशय है तो सब पहले शुक्राणु जाके उसमें आशय करेगा तब ना, शुक्राशय है तो उसमें पहले शुक्राणु जाके स्टोर होगा तब ना उसमें, इसमें जी सर, तब शायद मिलता होगा उसमें क्योंकि शुक्राशय देखें तो उसका नाम हिंदी में शुक्राशय है, जी सर, हो सकता है तब यहीं पर स्पर्म होते हो, वहाँ पर सारा के स्टोर आगे सर है, आगे पीछे से वास डिफरेंस जो होता है शुक्र वाहिका है, ये जो है ग्रंथि सेमिनल वेसल शुक्राशय है, हाँ ठीक है। तो वहां जाके मतलब क्या होता होगा, बाराती जाकर के आराम करते होंगे, और वहीं से वो क्या दे देता है उन लोगों को, बाराती खाना वाना, भाई चलो अब तुमको आगे जाना है, रेस्ट करके जाओ, हाँ सही हो सकता है। शुक्राणु का जीवन काल एक बार में समझो कि अगर एक बार में अगर मतलब निकलता है तो बहुत लाखों करोड़ निकलते हैं, ठीक है, बहुत निकलते हैं स्पर्म, लेकिन जब मादा के मतलब की जाता है अंग में तो बहुत सारे क्या होते हैं, मर जाते हैं, कोई इधर रास्ते में, मान लो कि कोई इस रास्ते में, इस महीने में इधर से अंडाणु निकलने वाला है, चला गया तो जाकर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जाता है केवल कौन, एक ही पहुंच पाता है, आपका एक ही स्पर्म क्या होता है, अंडाणु से जाकर के मिलता है, ठीक है। तो ध्यान दो, यहाँ से जो आपका स्पर्म चला जाकर के यहाँ क्या करता है, रेस्ट आराम करता है, और यहाँ पर इसको क्या मिल जाता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज लेकर के कहाँ चल देता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास क्या मिल जाता है उसको, सुगंध मिल जाता है, सेंट उठ सब मार देता है, लो ममकते जाओ भाई, ठीक है, तो सेंट मार देता है, इसके बाद उसको कलर दे देता है, ठीक है। हाँ मान लो भाई बाराती आया हुआ है, कपड़ा पहन के दूर ज्यादा मार पेंट पालिश मार देगा, कलर में आ जाएगा, आज सेंट छिड़क देगा, ठीक है, अब तब जाकर के तुम्हारे यूरेथ्रा में चला जाएगा, और यूरेथ्रा में देख रहा है कि बल्बो जो सब अंधेरे में जा रहा है, तो दोनों हेड क्या करता है, जला देता है, कहता है लो म्यूकस चिपचिपा द्रव क्या कर देता है, और यहाँ से बाहर निकल लेता है, ये समझ में आ गया, इसी तरह से काम करता है। यही आपका क्या हो गया, जन्म तंत्र का पूरा सचित्र, ठीक है। और इससे फालतू क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछ सकता है, ये बहुत डीपली हो गया, क्योंकि 17 साल के अपने हम जीवन में पढ़ा जब से रहे हैं तब तक से अभी इसको सचित्र वर्णन यही कराए थे, लड़कों को रहे थे, लड़का दिख रहा था, ठीक है, लेकिन कब तक हम ले जाएंगे,
पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बायोलॉजी विषय है, ये पढ़ना है। आईएससी में जाकर के किसी को अगर बायोलॉजी में पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो ये तुम लोगों को अभी नहीं, आईएससी में सब जितना भी पार्ट है ना, आईएससी में तुम लोग बहुत काम करेगा ना। 10 क्लास में इतना गहराई से क्वेश्चन नहीं आएगा कि इतना लॉग होता है, क्या करता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बता दिया गया, समझ में आ गया? बता दें। चलो, अच्छा लगा कि खराब लगा? समझ में आ गया? और नहीं भूलोगे? नर जनन तंत्र को, उसके अंगों को 3 पार्ट में बांट करके एक बार हम अध्ययन करा देते हैं, ठीक है। ध्यान दो, इसको हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं। कितने? 3 पार्ट में बांट रहे हैं। यहाँ से आओ, ये पहला हमारा क्या हो गया? टेस्टिस हो गया। ये आपका प्राइमरी क्या है? सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन है। यहाँ क्या होता है? यहाँ पर आपका सीमेन एंड स्पर्म क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, यानी बनता है, निर्माण होता है। समझ में आ रहा है? फॉर्मेशन मतलब बनना होता है, निर्माण होता है। टेस्टिस में ही आपके क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं, आपके सीमेन बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो होता है यहीं से स्रावित होता है, ठीक है। वही आपके क्या होता है? प्राथमिक मतलब कि जो सेक्स जो ऑर्गन मतलब कि जो होता है, जब यौनारंभ क्या होता है? प्रारंभ होता है, यहीं से टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होकर के आपके बहुत सारे शरीर के अंगों में क्या करता है? परिवर्तन करता है, यहीं से बनता है। तो बनता है यहाँ पर, स्टोर नहीं होता है। स्टोर कहाँ होता है? ध्यान दो। इसका दूसरा जो पार्ट है एक्सेसरी क्या है? डक्ट। एक्सेसरी डक्ट का ध्यान दो जी। एक्सेसरी जो डक्ट है, जो नली है, इस नली में क्या होते हैं? आपके सीमेन एंड जो स्पर्म होते हैं, क्या होते हैं? यानी कि स्टोर होते हैं। इसके अलावा स्टोर भी करता है, इसके अलावा इसको ट्रांसपोर्ट भी करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब हाँ, ले जाने का काम आपका नल ही करेगा, कोई डक्ट नहीं ना करेगा किसी चीज को, ठीक है। तो वहां पर ये स्टोर भी रहता है और वहां पर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, ठीक है। और तीसरा आपका जो हिस्सा है क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड। यह ग्रंथि क्या करता है? सिक्रीशन का काम करता है। क्या करता है? सिक्रीशन। सर आर पहले रहेगा कि बाद में? हाँ, सी के बाद आर पहले। सिक्रीशन देख लेना। और इस डक्ट में कौन कौन सी डक्ट आती है जी, पता है? कौन कौन डक्ट आता है? ध्यान दो, इसमें वास डिफरेंस आता है। वास डिफरेंस, ध्यान दो जी, वास डिफरेंस। इसके बाद कौन आता है? एपी डिडाइमस। एपी डिडाइमस की डिडाइमिस। इसके बाद क्या आता है? वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया। इसके बाद कौन आता है इसमें? वासा डिफरेंशिया हो गया। और रेटिक यस, ये डक्ट जो है, ठीक है। अब बताओ एक्सेसरी ग्लैंड में कौन कौन ग्लैंड आता है?
पहला आपका क्या है? सेमिनल, सेमिनल, वेसिकल हाँ सेमिनल वेसिकल, जल्दी से नोट कीजिए, सेमिनल वेसिकल्स, ये सेक्रेशन करते हैं। आपका ये प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, पुरस्थ ग्रंथि, ये आपका क्या है? बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको काउपर ग्लैंड भी कहा जाता है, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है। प्रोस्टेट क्या करेगा? सेंट मारेगा, ये बल्ब में जलाएगा, ये क्या करेगा जी? हाँ आइए बैठिए बैठिए, अपने यहाँ क्या करेगा? बैठाएगा, इसके बाद कहेगा हाँ लीजिए ग्लूकोज। सर वो जो सीमन और स्पर्म है ना सर, वो अलग अलग नहीं है सर, ग्रुप ऑफ स्पर्म से नहीं। चलो ठीक है, सीमे का स्पर्म, स्पर्म उसे एक हम बता रहे हैं शुक्राणु, आज जब मिल जाता है आपस में तो क्या होता है? सीमेन बनता है। हाँ इसलिए दोनों लिखवा दिए, फट जाए।